और अब 5 की बात में हमारी टॉप स्टोरी। भाषा विवाद को लेकर केंद्र और डीएमके के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके सांसदों के इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के लिए राज्य की सहमति के बारे में संसद को गुमराह किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग का एक पत्र साझा किया जिसमें ये कहा गया कि दक्षिणी राज्य पीएम श्री स्कूल के लिए बहुत उत्सुक हैं। तमिलनाडु सरकार की आलोचना करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने एमके स्टालिन को बेईमान कहा। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा कि तमिलनाडु में तमिल मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट घट रहे हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि तमिलनाडु में अब 67% छात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि तमिल माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2018 और 19 में 54% रही और घटकर अब 2023-24 में 36% हो गई है। Education Minister Dharmendra Pradhan had tweeted. Ma'am, he has issued a statement. Ma'am, Dharmendra Pradhan has issued a statement. The committee only based on the committee. 1 minute. In the report, it says that there will be a committee based on the committee's recommendations. Then we will sign the MOU. So the committee's recommendations. What are the committee's recommendations? We have not said we will accept the 3-language policy. उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषा विवाद को लेकर डीएमके पर निशाना साधा और पाखंड करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की वो पूजा करते हैं वो तमिल भाषा को बर्बर भाषा बताते थे, जो भिखारियों को भीख पाने में मदद नहीं कर सकती। ये टिप्पणी वित्त मंत्री ने पेरियार को लेकर की, हालांकि उन्होंने पेरियार का नाम नहीं लिया। He's an eminent leader who spoke about Tamil. I do not want to name him, but the moment I read the passages, anyone with a small, faint familiarity with Tamil will know who I'm speaking about. So, when this person speaks about Tamil, and much horribly, there's no objection. On the contrary, they would keep his photo. They will also say he is our Dravidian icon. This elderly man says who they worship every morning, afternoon, evening. I'm not even taking his name. And he says it is a barbaric language for the very reason for which you say 3,000-year-old language, we are ancient, we are the oldest. But he says for those very reasons, Tamil is a barbaric language. They are sure that I would come to say all this, and they don't have the strength to face this, and therefore they have gone away. See, they are the political opponents in Tamil Nadu. Something has to say. Hypocrisy fits only to BJP, not DMK. DMK is a 100-year tradition is there, Dravidian movement. So there is no chance for hypocrisy. They are hypocrites. तो नेता एक दूसरे को पाखंडी कह रहे हैं और इसके केंद्र में वो भाषा विवाद है, लेकिन भाषा विवाद जो है वो एक बहाना है। राहुल देव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, आपने भी आरोप प्रत्यारोप सुने होंगे। डीएमके बीजेपी को पाखंडी कह रही है, बीजेपी उन्हें पाखंडी कहती है। निर्मला सीतारमण ने पेरियार का नाम लिए बिना भी हमला बोला है इसके ऊपर। तो ये जो भाषा विवाद है संसद में इन दिनों, इस पर हंगामा मचा हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका हल क्या है? देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है और ये पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा, उत्तर को नुकसान पहुंचाएगा, दक्षिण भारत को नुकसान पहुंचाएगा और तमिल भाषा को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारी सारी भाषाओं को पहुंचाएगा। बहुत दुखद ये है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जो जितना भावनात्मक है उतना ही विभाजक भी है, हमारे दोनों पक्ष के नेता केवल अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और उसमें खुद वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत अशालीन है
और इससे समस्या और भड़केगी। देखिए, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध और उसका इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। अभी ज़्यादा समय शायद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1871 में एक आए हुए तमिल नाटक मनोन्मनीयम से एक नए तरह की मनोदशा का निर्माण होना शुरू हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें तमिल भाषा को के प्रति प्रेम को एक तमिल भक्ति में बदल दिया गया। और तमिल भक्त, एक तमिलप्पुरु एक शब्द है जो तमिल लोग जानते होंगे, और आज 100 साल से कम उससे ज़्यादा समय से तमिल भाषा को तमिल लोग एक माँ, देवी और दैवी एक अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसको तमिलत्ताई कहते हैं। वहाँ पे तमिल के मंदिर हैं, तमिल की स्तुतियाँ गाई जाती हैं, तमिल के लिए कविताएं लिखी गई हैं, एक माँ के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक देवी के रूप में उनका चित्रण करते हुए। इस सब के बीच में जो एक आपको याद होगा द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ था जी। उसके जो 4 आधार थे, जिसमें एक अलगाववादी, वो एक अलगाववादी आंदोलन भी था। उसमें उत्तर भारत का विरोध, आर्यों का विरोध, संस्कृत का विरोध, संस्कृत के बहाने ब्राह्मणवाद का विरोध और हिंदी का विरोध, ये 4 खंबे थे उस पूरे एक द्रविड़ विमर्श के। तो उसमें पहले वो द्रविड़ नाडु की मांग की जा रही थी, जिसमें सारे चारों प्रदेश दक्षिण के शामिल थे। धीरे धीरे केवल वो तमिलनाडु रह गया। तो ये जो हिंदी का विरोध है, ये 100-125 साल से तमिलनाडु की जनता के मन में, उनके मनोविज्ञान में इतना गहरा बैठा दिया गया है कि एक बिल्कुल स्वाभाविक रिफ्लेक्स की तरह उनके आता है। लेकिन ये हिंदी के विरोध का जो डर है, क्या वहाँ पर वाकई हिंदी थोपी जा रही है? क्योंकि ये शिक्षा मंत्री ने साफ भी किया कि ऐसी कोई नियत नहीं है। देखिए, इस समय जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें हिंदी का उल्लेख भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तमिलनाडु में, उनमें से कितने लोगों ने इस नई शिक्षा नीति का दस्तावेज पढ़ा है पूरा। उनको अगर आप पढ़ेंगे, हम और आप भी पढ़ें, तो उसमें हिंदी वालों को शिकायत ये थी कि उसमें राजभाषा हिंदी का उल्लेख भी नहीं किया गया है। ये हिंदी वालों की शिकायत उससे रही है नई शिक्षा नीति से। ये जो त्रिभाषा फार्मूला इस शिक्षा नीति में है, उसमें हिंदी कहीं नहीं है, उसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है। दरअसल जो 3 भाषाओं में जिस भाषा को अनिवार्य बनाया गया है वो अंग्रेजी है, कि सबको अंग्रेजी पढ़नी है, अपनी स्थानीय भाषा पढ़नी है और एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़नी होगी। तो इसमें अनिवार्यता तो अंग्रेजी की है, लेकिन एक पूरा गढ़ा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। तो ये जो सारा झंझट है, ये चुनाव के लिहाज से तमिल जनता को एक बार फिर से तमिल के मुद्दे पर भड़का कर उसको अपने पक्ष में करने का एक योजना साफ है। तो इसकी एक सियासी इसका पहलू तो है ही, लेकिन ये जो 3 भाषा फॉर्मूला है, राहुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि उसके तहत जो तीसरी भाषा पढ़ने की बात थी, तो उत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ के जितने भी, वहाँ पर किसी भी दक्षिणी भाषा को न पढ़ाया गया, न कभी तरजीह दी गई। तो दक्षिणी भाषाओं की अनदेखी, तमिल ही सही, बहुत पुरानी भाषा है, यहाँ पर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या ये जो बगावत देखी जाती है, या हिंदी का विरोध देखा जाता है, या नॉर्थ इंडियन भाषाओं का, वो इस कारण भी रहा? निश्चित रूप से एक बड़ा कारण रहा है, और ये आज की नहीं, जब 1968 के बाद से ये त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया, उसको स्वीकार किया देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने, उसके बाद से ही उत्तर के सारे राज्यों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी कि उन्होंने कभी भी उसको ईमानदारी से लागू नहीं किया। तीसरी भाषा के नाम पर जब उनको दक्षिण भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए थी, उन्होंने संस्कृत रख दी, और संस्कृत को बढ़ावे के नाम पर उन्होंने एक खाना पूर्ति की। तो ये जो शिकायत है दक्षिण भारत के लोगों की, वो जायज़ है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सीखने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है दरअसल लोगों की ज़रूरत। जिस भाषा को सीखने की उनको ज़रूरत महसूस होती है, जिस भाषा को सीखने, भाषा की उपयोगिता उनको महसूस होती है, उसको वो अपने आप सीखते हैं। उत्तर भारत के लोगों के लिए दक्षिण की कोई भाषा सीखना
एक सैद्धांतिक रूप से अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसकी जरूरत उनको बहुत कम पड़ी है, तो इसलिए भी उधर कोई रुचि ज्यादा नहीं रही जी। लेकिन इसको लेकर जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, भाषा, एक तो भाषा के ऊपर झगड़ा हो रहा है, पर संसद में जो बदजुबानी रही वो भी कई बार बयान दे के उस बयान से पीछे हट रहे हैं। लेकिन आज भी हमने सुना वित्त मंत्री को कहते हुए कि उन्होंने पेरियार पर इनडायरेक्टली हमला बोला, पर यह भी कहा कि तमिल जैसी भाषा जिसपे भीख भी नहीं मांगा जा सकता। तो इसको लेकर एक ये बहुत भावनात्मक मुद्दा भी बन जाता है। मैंने शुरू में ही कहा कि भाषा एक बहुत गहरा भावनात्मक मुद्दा भी है और इसीलिए बहुत विभाजक मुद्दा भी है। इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहते समय जिम्मेदार लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है स्टालिन के लिए, और अब निर्मला सीतारमण ने जो कहा है बिना नाम लिए पेरियार का, इसकी क्या जरूरत थी? पेरियार के लिए जो तमिल लोगों के मन में आदर है उसको चोट पहुंचाने से क्या फायदा मिलेगा? तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये उन्होंने जोश में कर दिया होगा, लेकिन इससे उनको नुकसान होगा और देश को नुकसान होगा। और पहले ही उत्तर और दक्षिण में हमारे यहाँ खाई बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं परिसीमन के कारण एक नया बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है, उसमें ये भाषा भी जुड़ जाएगी तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है। देश 2 बार भाषा के और तमिल और हिंदी के सवाल पर कई लोगों की जानें जाते देख चुका है। इस पर आत्मदाह हो चुके हैं, इस पर गोलियां चल चुकी हैं, इस पे 70 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है 60 के दशक में और उससे पहले भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक भावनात्मक मुद्दा है और इसलिए काफी विभाजक मुद्दा भी है, और चुनाव आने वाले हैं, शायद इसलिए भी इसको इतने तूल दिया जा रहा है। धन्यवाद आपका राहुल देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर पे अब, और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रानिया राव को लेकर। रानिया राव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। रानिया की जमानत पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और 14 मार्च तक रानिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये वो गोल्ड स्मगलिंग मामला है जिसमें रानिया राव की गिरफ्तारी हुई थी और अभी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। तो निहाल हमारे साथ हैं इस पर और जानकारी के लिए। निहाल, काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर डीआरआई की तरफ से किया गया है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से जिसने रानिया राव को गिरफ्तार किया था। उनका कहना था कि बहुत बड़ी रकम जो करोड़ों में है उसका हवाला के ज़रिए ट्रांसैक्शन हुआ है और ये देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा है। ऐसे में उन्हें जांच करनी है और वो नहीं चाहते कि रानिया राव को इस हालत में यहाँ पर ज़मानत दी जाए। पहली बात जो ऑब्जेक्शन किया गया उसमें कहा गया। दूसरी बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर जब रानिया राव बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उस वक्त उनके साथ था, और इसलिए जैसे ही वो हवाई अड्डे पे आई तो इमिग्रेशन को उन्होंने एस्केप किया, इसलिए कि उनके साथ स्टेट प्रोटोकॉल पुलिस ऑफिसर मौजूद था और प्रोटोकॉल के दूसरे लोग भी मौजूद थे। साथ ही साथ उस चैनल को क्रॉस करने के बाद एक ग्रीन चैनल होता है, वहाँ भी उन्होंने उसको भी पास कर लिया और इसके बाद ही डीआरआई ने उनको इंटरसेप्ट किया था। और ऐसे में स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर को भी डीआरआई ने बुलाया, उनसे स्टेटमेंट लिया है और स्टेटमेंट में उन्होंने माना है कि न सिर्फ वीवीआईपीज़ को बल्कि उनके परिवार को भी पहले भी यहाँ पर इस तरह की सुविधा दी जाती रही है प्रोटोकॉल की। डीआरआई ने और आगे बढ़ते हुए ये कहा कि मैं डीआरआई की तरफ से, यानी जो मधु राव हैं वकील हैं डीआरआई के, उन्होंने डीआरआई की तरफ से कहा कि उनका ये एलिगेशन है कि ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है गोल्ड स्मगलिंग का, यानी सोने के तस्करी का, जो कि डीआरआई की जो स्थानीय ऑफिस यहाँ है उसकी देखरेख में चलता है। बहुत बड़ा एलिगेशन है, इसकी जांच होनी है और इसलिए भी रानिया राव को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि पुलिस का भी एक बंदा एयरपोर्ट पर मौजूद था। ये खबर हम डे 1 से चला रहे हैं, डे 1 से बता रहे हैं और आज इस पर डीआरआई ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। तो चौंकाने वाली बात है और उनका ये कहना है कि अगर इस हालत में अगर रानिया राव को ज़मानत दी जाती है तो फिर आगे की जांच बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े कार्टेल के अलावा इस तरह का सोने की तस्करी नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुबई से इतनी बड़ी क्वांटिटी में सोना कैसे देश में आया। इसका मतलब यह होता है कि दुबई में भी एक संगठित गिरोह पीछे था इसके। धन्यवाद आपका निहाल। तो इस वक्त ये खबर है कि जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी और जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। ये रानिया राव का मामला है जो गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ी गई थी, जिन्हें हिरासत में लिया गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में बोल रहे हैं। सुनते हैं बजट सत्र में क्या कह रहे हैं वो। होटल के बारे में बिल्कुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर उसके आधार पर समस्त एमओयू पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भ्रामक प्रयास भी किया गया है। यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था इनको प्रेम है भरतपुर से, इनको भरतपुर से प्रेम है। इस संदर्भ में सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जिस होटल का निर्माण पूर्ण होकर उसमें मीटिंग करना तथा मिथ्या एमओयू करना बताया गया, वही सत्य है। यह है कि उस होटल के प्रमोटर्स द्वारा पार्टनरशिप में एक नया होटल लाकर उसमें 30 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रतिपक्ष को इस प्रकार के प्रदेश टूरिज्म इकाइयों की स्थापना एवं उनसे मिलने वाले रोजगार से भी आपत्ति है? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे राजस्थान में, बड़ी बात छोड़िए, अगर एक हाईवे के किनारे अगर कोई ढाबा लेकर भी आता है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। और उसका स्वागत क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ढाबे पे काम करने वाला आदमी है उसको काम की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, एक बार उस गरीब की तरफ जरा देखो, गरीब के कहने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब के आंसू की तरफ देखो, उस गरीब व्यक्ति को जो वहां जाकर के काम करेगा और उसको दूसरा कोई वो काम नहीं दे सकता, वो ढाबा वाला उसको काम देता और उसको काम जाके करता है, उसके माँ बाप को और उसके परिवार को रोटी मिलती है। ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है काम जहां वो उसको आवश्यकता है। लेकिन हम मजाक उड़ा लेते हैं, छोटे काम होता है, जिलों में किस तरह से काम होता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने की आदत है, बड़े बड़े होटल बनाने की, मॉल बनाने की, बड़े बड़े काम करने की आदत है। वो आगे और बताऊंगा मैं क्या क्या आदतें हैं, वो भी आ रही हैं, किंतु आमजन के हेतु के आड़े आने पर तो इनका कहना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बात वापस लेने के लिए भी जाने जाने लगे हैं। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला उन्होंने टाल दिया है। चीन पर उनसे बहुत सख्त रुख की उम्मीद थी, लेकिन चीन को लेकर उनकी टालमटोल जारी है। ज़ेलेंस्की से उन्होंने पहले बहुत सख्त लहजे में बात की, लेकिन फिर यूक्रेन की मदद जारी रखी। यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियां साझा न करने की बात कहकर पलट गए। रूस को धमकाया, लेकिन फिर चुप रह गए। गाज़ा का उन्होंने बाकायदा नया नक्शा बना दिया, लेकिन फिर चुप्पी साध ली। उन्होंने दावा किया कि भारत भी टैरिफ घटाने को तैयार है, लेकिन भारत ने कहा है कि अभी बातचीत जारी है, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। दिलचस्प ये है कि ट्रंप अब भी यही दावा कर रहे हैं कि वो हमेशा सही होते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि खुद अमेरिका में ट्रंप को लेकर भरोसा घट रहा है और आर्थिक मंदी की चिंता सता रही है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वहाँ मंदी जैसे कोई हालात नहीं हैं। I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Mr. President, you asked... And remember, Trump is always right. Right? And what do you say to Americans? If you look at what I've said over the last 10 years, Trump has been right. हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा। डोनाल्ड ट्रंप का कई मामलों में यू टर्न देखा गया है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, उनकी नीति क्या है? क्या वो एक हार्ड बारगेन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पीछे भी हट जा रहे हैं? जैसे अगर हम शुरुआत करें यूक्रेन के ही मामले से, जिस तरह उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ पहले बात की और अब यूक्रेन को वापस वो मदद भी बहाल कर रहे हैं, अमेरिकी मदद भी मिलती रहेगी, तो पॉलिसी क्या है उनकी? ग्रेट क्वेश्चन। पॉलिसी यही है हार्ड बार्गेन की। एंड ट्रंप को अगर हमें थोड़ा समझना है, हमें देखना चाहिए कि 1980s का जो न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट सेक्टर था ना, जहाँ डेवलपर्स थे, वो कैसे नेगोशिएट करते थे, और ट्रंप का स्टाइल काफी हद तक वहां से पॉलिश हुआ है। ब्लफ करना, मैक्सिमम डिमांड रखना, पीछे जाना, आर्टिफिशियल डेडलाइंस देना कि आज शाम 5 बजे तक ये डील करो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट की, नहीं तो कोई दूसरा पार्टी तैयार खड़ी है, राइट। सो टाइम के प्रेशर बनाना, ब्लफ करना और इंफॉर्मेशन होना जो कि दूसरी पार्टी के पास नहीं है। मैं रियल एस्टेट का एनालॉजी दे रहा हूं, तो अच्छी रिसर्च करके ताकि उसको आप थोड़ा घुमा सको।
एंड देन आगे जाना पीछे जाना, तो ये सारी ट्रंप का स्टैंडर्ड आई विल से टूल किट है एक तरह से। ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है कहने को है भी, बट उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में कुछ पैटर्न्स भी हैं। जेलेंस्की की जहां तक जैसे बात है, एक चीज और याद रखिए, ट्रंप रिस्पेक्ट भी करता है जब उसका अपोनेंट स्ट्रांग हो। ये कहता है कि मुझे मजा आता है कि जब मैं हार्ड नेगोशिएटिंग करके मैं जो अपने अपोनेंट को रियल एस्टेट में या बिजनेस में या पॉलिटिक्स में उसको मैं फाइनली कॉन्कर करूं, उस विक्ट्री का मजा ही दूसरा है अकॉर्डिंग टू ट्रंप। तो जेलेंस्की के साथ भी ये हुआ। ये जेलेंस्की ने जिस तरह से भी बिहेव किया, एक्ट किया एटसेट्रा, बट उस दिन भी शाम को ट्रंप ने कहा था ही इज वेलकम, अगर वो पीस डील करना चाहते तो वापस आए। तो दिस इन अ वे इज अ पैटर्न विद ट्रंप, और ये पैटर्न चलता रहेगा इनका डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी। और भारत को लेकर बात करें तो उन्होंने टैरिफ पर भारत ने भी कहा है कि बातचीत चली रही है। ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन दे दी थी और टैरिफ बढ़ा दिया था कि हम कितना बढ़ाकर लागू करेंगे, लेकिन अभी वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है। दूसरे की कनाडा और मेक्सिको को भी देखिए, वहाँ भी अब वो अपना जो टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू की, वहाँ से वो पैर पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? नहीं, कपल ऑफ थिंग्स, पैर पीछे खींच नहीं रहे, अपनी पोजीशन एज आई एम सेइंग ये आगे पीछे करते हैं। बट मेक्सिको का आप एग्जांपल लीजिए, कनाडा का लीजिए, कनाडा ने $1 बिलियन कमिट कर दिए अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। एडिशनल हायरिंग करेगा, ये जो फेंटनिल इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो आप छोटी विक्ट्री कही है, जो कि ये वो तो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया है। इधर मेक्सिको ने कमिट कर दिया कि हम 10,000 सोल्जर्स भेजेंगे अपने बॉर्डर पर। याद है मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने जो कहा है। सो वो लोग वो चीजें भी कर रहे हैं। तो इन बड़ी धमकियों के पीछे और या इन बड़ी धमकियों के साथ ट्रंप छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज भी खींचते जाते हैं। बट एट द सेम टाइम यस, आई मीन चाइना का भी एग्जाम्पल लीजिए। चाइना से ट्रंप जो भी कह रहे हैं, चाइना के साथ ट्रंप डील करेंगे, ये एक ट्रेड डील बनाएंगे चाइना के साथ, चाहे जितना भी अभी कहते रहे। बट यस, चाइना से एक दूसरे पहलू पर ये कंपटीशन में रहेंगे, टेक्नोलॉजी रेस में, और इंडो पैसिफिक में डिफेंस बढ़ाना, मिलिट्री बेसिस इत्यादि बढ़ाना, टेक्नोलॉजी रेस में आगे रहना, चाइना को कुछ सैंक्शंस करना चिप्स वगैरह का। बट एट द सेम टाइम ये चाइना से ट्रेड डील करेंगे कि आप हमारा जो डेफिसिट है उसे कम कीजिए, और चाइना भी डील करेगा। मेरे विचार से हम देखेंगे कि चाइना कहेगा ठीक है, हर साल मैं करीब $100 बिलियन और खरीदता हूं ताकि डेफिसिट कम हो। तो ये ट्रंप का पैटर्न है। तो ऑनेस्टली आई विल नॉट से कि ये पीछे हट रहे हैं, ये एक तरह का इनका गेम चल रहा है। तो हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये यू टर्न है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि ये उनकी पॉलिसी है या उनकी स्ट्रैटेजी है, वो कि 2 कदम आगे पीछे वो करते रहेंगे और नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भी उनको लेकर कई ज़्यादा विरोध बढ़ गए हैं और उनके कुछ बयानों से शेयर मार्केट में जिस तरह की उथल पुथल मची है, खुद अमेरिका में वो पहले कह रहे थे कि बिल्कुल मंदी से वो अब इनकार कर रहे हैं। पहले उन्होंने वहाँ पर बाजार में मंदी को लेकर एकदम इनकार नहीं किया था, पर आप देख रहे हैं कि उनके सबसे जो क्लोज एसोसिएट हैं इलॉन मस्क, उनकी कंपनी का क्या हाल है। तो ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे अमेरिकी मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है, नुकसान पहुँच रहा है उसको। और डेफिनेटली यस, ट्रंप के बारे में एक और अजम्पशन है या थी कि ट्रंप स्टॉक मार्केट को देख के बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं कि स्टॉक मार्केट कम ना हो जाए इत्यादि। वो ट्रुथ है अभी भी। बट इस बार जब ट्रंप प्रेसिडेंसी में आए हैं, ये अपना पहले एक पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, जो कि इन्होंने कमिटमेंट्स दी हुई है इमिग्रेशन को लेकर, डाइवर्सिटी एक्सक्लूजन को लेकर के और टैरिफ्स इत्यादि को लेकर के। और ट्रंप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ कहीं गैम्बल कर रहे हैं कि ठीक है शॉर्ट टर्म में कुछ डेफिनेटली ये स्टॉक एंड मार्केट पे असर पड़ेगा, बट इनके विचार से 3 से 6 महीने में स्टॉक मार्केट्स लेवल हो जाएंगी। और उसमें 2-3 चीजें, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई हो रही है अमेरिका में, राइट, उसमें इनका बड़ा क्लियर आइडिया है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ऑयल की प्राइस कम करो। तभी आप देखिए ये देश के अंदर ड्रिल बेबी ड्रिल अपना ऑयल करना, रशिया से जो करेंगे ऑयल का, सऊदी अरब को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं ऑयल के लिए, ईरान के साथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डील करेंगे ताकि ऑयल की प्राइसेस कम हो। तो जो ग्रोसरी है, जो माल है किसी भी देश में, ऑयल एंड डीजल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है। तो एक स्ट्रैटेजी इनकी ये है कि देश के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये तेल की कीमतों को कम करेंगे। दैट इज वन स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसको ये केवल यही नहीं देखते कि दूसरे देशों को हम पनिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया आप तो 9% हमसे चार्ज करते हो, हम 2 करते हैं। ये सोच रहे हैं कि टैरिफ इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इन्होंने एक नई एजेंसी बनाई है, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस।
अमेरिका में अभी तक एक थी IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो देश के अंदर टैक्स कलेक्शन का काम करता है, राइट। अब ट्रम्प का कहना या मानना है कि हम इतने टैरिफ लगाएंगे और इतना पैसा जनरेट होगा कि उसके लिए हमें एक अलग एजेंसी बनानी है, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। उसमें जो पैसा आएगा अमेरिकी सरकार को, उस पैसे से ये कुछ सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज को रिबेट, सब्सिडीज इत्यादि देंगे, ताकि ये दिखाएंगे अपनी इंडस्ट्री को या जॉब्स मार्केट को कि देखिए हम यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई तो ये जो इंपोर्ट टैरिफ है वो तो अमेरिकन टैक्स पेयर ही पे कर रहा है ना, इंपोर्ट ड्यूटी। जी। तो अपने देश के लोगों से पैसा लेकर के, अपने पास पैसा लेकर के, उसी पैसे को उनको वापस दे करके उनको ये कन्विंस करना, देखो हम आपके लिए कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं। तो ट्रम्प की ये पॉलिसी है, वो आगे और पीछे अपने कदम खींच रहे हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर, और शायद इसी तरह से आगे भी रहेगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र सचदेवा। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। भारत में अब नए इंटरनेट युग की शुरुआत होने वाली है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एयरटेल और जियो से भारत में स्टारलिंक की सर्विस के लिए करार किया है। ये सेवा अगर शुरू हुई तो इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी। उपग्रहों पर आधारित इस सेवा के बाद टावरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, यानी बहुत दूर दराज और दुर्गम मुश्किल इलाकों में भी इंटरनेट पूरी स्पीड से काम कर सकेगा। लेकिन अभी इसे भारत सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। ये सर्विस कैसे काम करेगी, स्टारलिंक पुरानी सेवाओं से किस तरह से अलग है, इस पर हमारे सहयोगी प्रशांत ने बात की टेलीकॉम विशेषज्ञ संदीप बुड़की से। भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए दो बड़ी खबर आई है। खबर एक ही है, लेकिन दो कंपनियों से, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसका जो स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोवाइडर संस्था है उसके साथ MOU हुआ है, उसके साथ समझौता हुआ है, और उससे भारत पे इंटरनेट सर्विसेज पे क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर चर्चा जारी है। हमारे साथ हैं संदीप बुटकी जी, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं। संदीप जी, NDTV में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो खबर आई है, कल एयरटेल की खबर आई और आज ये खबर आई कि रिलायंस जियो का भी उनके साथ समझौता हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये काम कैसे करता है, लोग ये जानना चाहते हैं, और जो अभी इंटरनेट सर्विस हम लोग को मिलता है उससे कैसे अलग होगा ये? बिल्कुल, देखिए हमारे देश में इंटरनेट सर्विसेज काफ़ी टाइम से आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते थे कि आपको याद होगा, मोडेम लगता था, टू 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 करके आधा घंटा लेता था कनेक्ट करने में, स्पीड धीमी गति की चाल होती थी। उसके बाद फिर आपका वायर्ड नेटवर्क आया, उससे स्पीड थोड़ी और बेटर हुई। फिर वायरलेस भी आ गया, जो आपके ऑपरेटर्स है, चाहे आप जियो की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, वोडाफोन आइडिया की बात कर लीजिए, BSNL की बात कर लीजिए, ये सब आपको वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। लेकिन वो कैसे मुमकिन होती है? आपने देखा होगा रास्ते में जब जाते हैं, रास्ते में कहने के टावर दिखते हैं, बड़े बड़े टेलीकॉम टावर में छतरियां बनी होती है, तो वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंटरनेट कनेक्शन या फिर वॉइस कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब एलॉन मस्क की कंपनी ये कहती है, देखिए हर जगह पे हम वायर नहीं बिछा सकते, टावर्स लगा नहीं सकते, और उसे कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सिंपल शब्दों में, आप यहाँ से चंडीगढ़ तक या फिर पंजाब के बॉर्डर तक रोड तो बिछा दी, लेकिन अगर और आगे जाना है, छोटे छोटे गांव, वहां पर रोड नहीं होगी, तो चाहे उधर 100 लोग रहते हो, लेकिन सर्विस तो उन तक रोड तक नहीं पहुंच रही है। उनकी आखिरी जो 5 मिनट की जर्नी होगी या 15 मिनट की जर्नी होगी गाड़ी से, उनमें उनकी पूरी बॉडी के पुर्जे हिल जाएंगे, क्योंकि रोड की हालत ऐसी होगी। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान तक कोई सर्विस पहुंचा दे। अब इसको हम करते हैं टेलीकॉम में। तो अब जहां जहां तक हमारे BSNL, वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल की सर्विसेज पहुंच चुकी है, इंटरनेट की सब कुछ है, बढ़िया है, लोगों को सर्विस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जहां तक इंटरनेट सर्विसेज नहीं पहुंची है, या फिर जैसी पहुंच रही है बहुत स्लो सर्विस है। वहां पर क्या यूज हो रहा है? अब तार को भी कैंसिल कर दीजिए, टावर को भी कैंसिल कर दीजिए, अब डायरेक्ट हम सैटेलाइट से बात करेंगे। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी यूज की जा रही है, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो किसी भी एरिया में जहां पर भी फ्री एरिया आ रहा है, ओपन एरिया आ रहा है, वहां पर कवरेज आ जाएगी। वो यूज करके अब एयरटेल और साथ ही साथ जियो दोनों के दोनों ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आम आदमी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाए और इंडिया एक कनेक्टेड कंट्री लगे, कि ऐसा कोई जगह ना हो जो छूट जाए। ये मतलब हम आम दिनों में जो समस्याएं आती हैं, कॉल ड्रॉप तो खैर और भी चीज़ हो गई,
जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, वो कभी बंद हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी आती ही नहीं है। इससे छुटकारा मिलेगा क्या? लोग तो ये देखिए, इसमें भी रुकावट के लिए खेत का बोर्ड कभी कभी लग जाएगा। वो लग जाएगा, आपका मौसम खराब हो रहा है या कोई इक्विपमेंट में खराबी हो रही है, तो उस टाइम पे रुकावट का खेत बोर्ड अच्छे से नजर आएगा, क्योंकि जब तक क्लियर लाइन ऑफ साइट नहीं आएगी तब तक वो सर्विस चल नहीं सकती। पर कितनी उम्मीदें, कितनी बार खराब होगा, कम होगा, लेकिन हार्डवेयर है, टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी फेल हो सकती है और लोगों को रुकावट का देखना पड़ेगा कि वो बोर्ड दिखेगा उनको। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये आता है स्टारलिंक का नाम सुन के कि हवाई जहाज में इंटरनेट आने लगेगा। जी, आने लगेगा। हवाई जहाज में इंटरनेट नहीं आने लगेगा, बल्कि आ रहा है। एतिहाद हो गई, एमिरेट्स एयरलाइंस हो गई, इन सब लोग ने टाई अप किया हुआ है कि आप हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर जब भी जाते हैं आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ तो फ्री में दे देते हैं कुछ एयरलाइंस, और कुछ इसके लिए चार्ज करते हैं। नहीं, मैं हिंदुस्तान मान लीजिए, हम हिंदुस्तान डोमेस्टिक वाले में भी पैकेजेस बन जाएंगे और लोग उसका लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि इंस्टाग्राम के शौकीन है ना अगर आप, तो घर में बैठे बैठे देखिए, गाड़ी में देखिए, आप प्लेन में भी देखिए बैठ के। प्लेन में भी चले जाइए। आपने कॉस्ट की बात की, मैं उस पर आ ही रहा था। मैं एक अखबार में देख रहा था कि अभी जो कॉस्टिंग है वो करीब, अगर इंडियन रूपी में देखें, करीब 10,000 रुपये के आसपास है। तो ये तो काफ़ी महंगा है इंडियन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में क्या सब्सिडीज़ ऐड होती हैं, किस लेवल तक पैडिंग की जाती है, और अब जबकि जियो भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और बैक एंड प्रोवाइडर दोनों का एक है, रिलायंस का भी और एयरटेल का भी। और जियो तो जाना जाता है कि जब भी कोई नई सर्विस लॉन्च करता है प्राइस ऐसे लाता है कि कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है और कंज्यूमर्स की बल्ले बल्ले हो जाती है और कंज्यूमर्स के चेहरे पे थोड़ी एक स्माइल आती है। तो वो देखना है कि ये क्या, एक मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जिस दिन ये सर्विसेज जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा, कुछ टाइम तक फ्री ट्रायल ज़रूर देंगे जियो, और मे बी शायद एयरटेल भी दे दे, ताकि लोग उस सर्विस को समझ सके जैसे इन लोग ने 5G में किया था। तो इस टाई अप से किस तरह के फ़ायदे हैं आपको बता रहे थे एक्सपर्ट, कैसे इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी, दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट आ सकता है और हो सकता है कि जल्दी हवाई जहाज़ के अंदर भी इंटरनेट चले। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मुंबई के लीलावती अस्पताल से आ रही है। लीलावती अस्पताल के अंदर काला जादू के आरोप को लेकर लीलावती अस्पताल में खुदाई हुई थी, वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर काला जादू वाले कलेश मिले थे। जब फ्लोर को खोदा जा रहा था, ये तब की तस्वीरें हैं। कलश मिले हैं अस्पताल की ज़मीन में, 8 कलश बाहर निकाले गए हैं और कलश में मानव हड्डियां और बाल मिले। लीलावती अस्पताल में काला जादू होने की जो खबर थी उसके बाद खुदाई हुई है और खुदाई के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से 8 कलश निकले हैं। जब फ्लोर खोदा जा रहा था, ये तब की तस्वीरें हैं। अस्पताल की ज़मीन में 8 कलश मिले और इसके अलावा इसमें मानव हड्डियां और बाल, जिसकी वजह से ये आरोप है कि यहाँ पर काला जादू हो रहा था। पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, बताइए कि ये पूरा मामला क्या था, क्या बातें सामने आई हैं, ये किस तरह का आरोप लगाया गया था? जी बिल्कुल, ये मुंबई का सबसे प्रमुख अस्पतालों में से एक है लीलावती अस्पताल। यहाँ पे कई लोग अपना इलाज कराने जाते हैं और वर्षों से ये अस्पताल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो या बाकी के लोग हो, उनके लिए सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। वहीं इस पूरे अस्पताल के जो अभी के ट्रस्टी हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि जो पूर्व ट्रस्टी हैं उन्होंने बड़ा गबन किया है इस पूरे अस्पताल में। तकरीबन 21,000 करोड़ के आसपास का जो है वो गबन किया है और उसके बाद वो देश छोड़ के चले गए हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज कराई गई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना जो है वो लगातार हो रही है, मगर लीलावती अस्पताल से एक और खबर सामने आई है, जहां पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और लीलावती अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका कहना यह है कि इस अस्पताल में जादू टोना किया गया था और जादू टोना करने के लिए कुछ सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। ये सामग्री एक कलश पे भर के जो ट्रस्टीज के रूम है उसके नीचे फर्श में दबाई गई थी और
जब इस बात का पता अभी के ट्रस्टीज को पड़ा और अभी के बोर्ड मेंबर्स को पड़ा, तो उन्होंने वहां पर खुदाई कराई और खुदाई कराने के बाद अंदर से 8 कलश निकलते हैं, जिसमें कुछ बाल होते हैं, कुछ हड्डियां होती हैं, और इन सारी चीजों को जो है सबूत बनाकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन जाया जाता है। पहले तो इस मामले में एफआईआर नहीं ली जाती है, उसके बाद एफआईआर ली जाती है, बांद्रा कोर्ट भी जाया जाता है और कोर्ट भी इस मामले में अपने तरीके से पूरी जांच पड़ताल कर रही है। मगर सबसे जो विचलित करने वाली बात है कि अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है और वहां पर जो अभी के मौजूदा ट्रस्टीज हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पूर्व ट्रस्टीज थे उन लोगों ने यहाँ पर जादू टोना कराया था, और जो सामग्री ट्रस्टीज के रूम से मिली है उनका वीडियोग्राफी भी किया गया है। जब हम फोटोज जो देख पा रहे हैं वो फोटो उस समय के फोटोज हैं जब इस बारे में जानकारी मौजूदा ट्रस्टीज को मिली थी, और जो एम्प्लॉय वहां पे काम करते थे पुराने, उन्होंने इस बारे की जानकारी दी थी। और उसके बाद यहाँ पर सारा जो खुदाई का काम होता है वो किया जाता है, वहां से सारे कलश को निकाला जाता है और सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं मामले में। जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बहुत ही नामी अस्पताल है और उसमें इस तरह की बात सामने आई है, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होली की, जहां चारों तरफ में होली की धूम मची है। ब्रज में होली की धूम है, यहाँ पर मंदिरों में होली खेली जा रही है। इसी के साथ वृंदावन में के बाज़ारों में भी होली की रौनक है। पूरी गलियाँ श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं। देखिए वृंदावन से सौरभ गौतम की रिपोर्ट। ये मस्ती है उन माताओं की जो अपने समाज से छूट रहकर वृंदावन के आस-पास में रहती है। यहाँ पर देखिए पूरे जो विधवा महिलाएं वो फूलों की होली खेल रही है, गुलाल के साथ होली खेल रही है, और इनके जीवन जो बेरंग हुआ है उस रंगों में रंगने की कोशिश हो रही है। और देखेंगे सभी पर उनके मुख पर कैसे खुशी जाहिर कर रही है, और जिधर देखेंगे उधर गुलाल रंग और फूलों की होली हो रही है और इसके साथ ये आनंद कर रही हैं। ऐसा राधे 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 राधे। कैसा लग रहा है होली खेल कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा पहले खेला है कभी? हाँ, हम तो 13 साल खेलती है। पाठक जी जितना दिन वृंदावन आया इतना दिन हम होली खेलती है। और भी माताएं भी यहाँ पर होली खेलती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर फूलों के साथ इस होली का आनंद लेते हुए ये माताएं। राधे राधे। राधे। कैसा लग रहा है होली खेलकर? अच्छी है। देखिए ये खेल रही है होली। राधे राधे। कहाँ कैसा लग रहा है होली खेलकर? होली तो बहुत पहली होली खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम जमाई विनोद के जनकरा से है, वहीं से आ रहे आश्रम से। हर तरह की आप होली देख रहे हैं वृंदावन के मंदिरों के साथ साथ आज ये विधवा माताओं की होली यहाँ पर हो रही है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा ये होली का आयोजन हर साल कराया जाता है। जिधर आप देखेंगे पूरा जो श्रद्धालु भी यहाँ पर इन माताओं के साथ आनंद ले रहे हैं। उस होली का माताएं यहाँ पर नाच रही हैं और इस होली का अलग ही महत्व होता है। वृंदावन से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया।